हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कुछ दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि 7th क्लास एनसीईआरटी साइंस के सॉल्यूशन के वीडियो भी आप लोगों के सामने आए। अगर चैप्टर की वीडियो अपलोड नहीं कर सको सर आप, तो कम से कम प्रश्नोत्तर तो अभ्यास प्रश्न जो है उनका तो वीडियो बना दीजिए 7th क्लास का। तो उन सब विद्यार्थियों के अनुरोध पर आज मैं क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी साइंस जो है उसके चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है पादपों में पोषण, उसके प्रश्नोत्तर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो प्रश्नोत्तर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उनको आप लोग समझ सको। देखिए, बात करते हैं पहले प्रश्न की। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जो सजीव है उनको खाद्य, भोजन या पोषण कुछ भी हम कह सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हम देखते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। सभी गतिविधियां जैसे घूमना, खेलकूद, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और वो जो विभिन्न गतिविधियां करता है उन सब गतिविधियों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा देता है। कौन? खाद्य या भोजन। अब जैसे गतिविधियों में बात कर सकते हैं घूमना, खेलकूद, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना आदि, इन सब में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मौजूद घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये हमारे शरीर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को मिल गया होगा कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2 क्वेश्चन सेकंड है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आंसर में परजीवी की, कि वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए यहां पर कोई जीव है। अब इस जीव के शरीर के ऊपर, इस जीव के शरीर के ऊपर यहां पर कोई दूसरा जीव रह रहा है। तो जिस जीव के शरीर पर ये रह रहा है वो तो क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। और ये जीव जो यहां पर रह रहा है ये क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। परजीवी के उदाहरण की बात करें तो परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल जो है किसी भी दूसरे पादप के तने से या शाखा से एक नुकीली संरचना होती है, उसको गड़ा देती है और उसी से अपना पोषण ग्रहण करती रहती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है जिसका तना है या शाखा है। अब यहां से अमरबेल की एक नुकीली संरचना इस तने या शाखा के अंदर तक चली जाती है और तने या शाखा के अंदर तक जाकर क्या करेगी? इससे अपना पोषण ग्रहण कर लेगी। तो अमरबेल क्या हो गई? यहां पर परजीवी हो गई। बात करते हैं मृतजीवी की। तो जो जीव मृत या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहा जाता है। मृतजीवी के उदाहरण है कवक और कुछ बैक्टीरिया। देखिए, जो जीव मृत यानी मरे हुए क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो क्षत विक्षत टूटे फूटे कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी के उदाहरण आप लोग देख चुके हैं, कवक और कुछ बैक्टीरिया इसके उदाहरण है। इस प्रकार
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। कोई भी पादप की पत्ती है, उस पत्ती में आप स्टार्च या मंड जो है, उस मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे कर सकते हो, कैसे परीक्षण करोगे, उसके बारे में आंसर देना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने ये रहा। इसका आंसर है कि एक जैसे दो स्वस्थ हरे पौधों को ले, एक पौधे को ले और उसे अंधेरे कमरे में रखे ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए। दो स्वस्थ हरे पौधे हमें लेने हैं, दोनों में से एक पौधे को अंधेरे कमरे में रखना है। अब अंधेरे कमरे में रखेंगे तो उसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। दूसरे पौधे को धूप में रखें। अभी प्रत्येक पौधे से एक पत्ता लें और उन पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालें। अंधेरे कमरे में रखे पौधे की पत्तियों पर कोई नीला काला रंग नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्च पूरा निकल चुका है। यह स्टार्च की अनुपस्थिति को इंगित करता है। नीला काला रंग सूरज की रोशनी में रखे गए पौधे की पत्तियों पर देखा जाएगा। यह स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। अब ये यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद कम समझ में आया होगा। मैं अच्छी तरह आप लोगों को समझाता हूं कि हमको क्या करने हैं। दो पौधे लेने हैं। मान लीजिए ये ए पौधा है, ये बी पौधा है। दो पौधे लेने हैं। अब एक को तो क्या करना है, हमें छाया में रखना है और एक को हमें रखना है प्रकाश में। एक को तो हमें छाया में रखना है, एक को रखना है प्रकाश में। अब जैसे ही ए पौधे को हम छाया में रखेंगे तो इस ए पौधे की पत्ती से जो स्टार्च होगा वो सारा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और बी पौधा जो प्रकाश में रखा हुआ है उसमें स्टार्च रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पौधों की, ए पौधे की और बी पौधे की, दोनों की एक एक पत्ती लेते हैं और दोनों की पत्ती लेके, जैसे मान लीजिए ये ए पौधे की पत्ती है और ये बी पौधे की पत्ती है। दोनों की पत्तियां हमने ली और दोनों की पत्तियों पर हम क्या करेंगे, आयोडीन विलयन डालेंगे। दोनों पर, यहां पर इस पर भी आयोडीन डालेंगे और इस पर भी आयोडीन डालेंगे। ये ए पौधे की है, ये बी पौधे की है। दोनों पर जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे तो ये ए पौधा जो अंधेरे कमरे में रखा हुआ था, यहाँ छाया लिखा है मैंने, आप इसको अंधेरा कमरा लिखना है, बिल्कुल अंधेरे में ये रखा हुआ है। अब जब इन पर दोनों पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालते हैं तो हम देखते हैं कि अंधेरे कमरे में जो पौधा रखा था उस पौधे की पत्ती में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जैसे की जैसी ही रहेगी। लेकिन जो सूर्य के प्रकाश में पौधा था उसकी पत्ती पे जैसे ही हम आयोडीन डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है। और ये नीला काला रंग ही इसमें स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार हम स्टार्च की उपस्थिति को परीक्षण कर सकते हैं, स्टार्च की उपस्थिति देख सकते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये रहा हमारे सामने। चौथे प्रश्न को देखिए, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी हरे जो पादप है उनमें खाद्य संश्लेषण यानी भोजन का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको हमें संक्षिप्त में समझाना है। देखिए इसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है। क्या करता है, इसमें क्या होता है, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब कैसे होती है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं जो होती है
सूर्य के प्रकाश या सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ संयोग करके किसका निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। किसके रूप में? भोजन सौर ऊर्जा से के रूप में, सौर ऊर्जा से यह संश्लेषित करती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए, पानी को पौधों की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमने देखा क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं होनी चाहिए, सूरज की रोशनी भी होनी चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होनी चाहिए और पानी भी होना चाहिए। ये सब मिलकर के क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, यानी भोजन का निर्माण करेंगे। अब पानी जो होता है वो पौधों की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब वो कैसे जाती है? पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती है। ऐसे इनको ग्रहण किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसका उपयोग पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए योग्य है और जिसका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं वो सारे हमने देखे। आवश्यक स्रोत कौन कौन से हैं? पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सौर ऊर्जा की यानी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन सब की आवश्यकता कैसे होती है, क्यों होती है और किस प्रकार इन सब का उपयोग किया जाता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि जो पादप है वो भोजन के मूल स्रोत होते हैं, मूलभूत स्रोत होते हैं पादप किसके? भोजन के। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। भाई जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र आप लोगों को दिख रहा है। नीचे एक पौधा उगा है, पौधे की ये पत्तियां हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। पौधे की ये पत्तियां हैं और इन पत्तियों के ऊपर देखो सनलाइट, इधर सूर्य का चित्र बना हुआ है और इस सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर गिर रहा है। पत्तियों में यहाँ लिखा हुआ है, देखो पत्तियों में क्लोरोफिल और जड़ के पास में यहाँ पर देखो जल एवं खनिज लिखा हुआ है। यहाँ पत्तियां सूर्य का प्रकाश तो ग्रहण कर रही है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रही है और ऑक्सीजन छोड़ रही है, यानी ये CO2 ग्रहण कर रही है और O2 छोड़ रही है। ये पत्तियों में क्लोरोफिल भी है, खनिज एवं जल का अवशोषण जड़ें कर रही है और पत्तियों तक पहुंचा रही है और ऊपर से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। इस प्रकार कुल मिला के ये जो डायग्राम है क्या समझा रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को हम यहाँ पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि पादप जो होते हैं भोजन के क्या होते हैं? मूल स्रोत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार चलिए आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। छठा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, जिसमें पहला प्रश्न हम देख रहे हैं इसमें क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ से ये स्वपोषी जो है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, स्वपोषी इस पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा। दूसरा देखिए, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है? मंड के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हम मंड लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ आंसर में लिखा हुआ है। तीसरा इसी का गय है,
प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित वर्णक हिंदी में कहते हैं और क्लोरोफिल वर्णक ये रहा, यहां से आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पादप, अगला इसका घ है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं और किसका उत्पादन करते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं और O2 का उत्पादन करते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और किसका उत्पादन करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह छठा प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। यानी हमें करना क्या है, कुछ कथन दिए हुए हैं, उनसे संबंधित परिभाषिक शब्द जो हैं उनका नाम हमें लिखना है। देखिए, इसका 7वें प्रश्न में निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताने हैं। जैसे पहला है क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। कौन सा है? अमरबेल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। इसी का ख प्रश्न है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणालियां पाई जाती है, यानी स्वपोषी का भी और विषम पोषी का भी, दोनों की वो भूमिका निभा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर घटपर्णी। घटपर्णी पादप होता है। इसकी जो पत्तियां होती है घट यानी मटकी के जैसी होती है, ऐसी। अब ये करता क्या है, इसको कीट भक्षी भी हम कह सकते हैं। ये क्या करता है, जैसे कोई कीट इसके यहाँ पर सिरे पर आकर बैठता है तो इसके अंदर की सतह पर एक लसलसा पदार्थ होता है। अब लसलसे पदार्थ को ये स्रावित करके मुंह पर ले आता है। मुंह पर जैसे ही ये लसलसे पदार्थ को स्रावित करता है तो यहाँ पर बैठा हुआ कीट इस लसलसे पदार्थ के, चिपचिपे पदार्थ के संपर्क में आते ही सीधा अंदर चला जाता है और ये पादप की जो पत्ती होती है उस जीव का क्या कर देती है, भक्षण कर देती है, खा जाती है, उसको पचा लेती है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है उनको हम कहते हैं पर्णरंध्र। इस प्रकार इस 7वें प्रश्न में छोटे छोटे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आंसर हमने देख लिए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं इनको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, आंसर हो जाएगा अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, घटपर्णी। और वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है उनको अपन कहते हैं पर्णरंध्र। इस प्रकार 7वां प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है क, अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का और परपोषी का। यानी यहां पर अमरबेल का उदाहरण देखना है कि अमरबेल किसका उदाहरण है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अमरबेल किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। अभी अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि अमरबेल जो होता है किसी पादप के तने या शाखा में अपनी एक नुकीली संरचना गड़ा देता है और उससे अपना पोषण ग्रहण करता रहता है। तो ये परजीवी की तरह यहां रहता है, किसी दूसरे जीव के शरीर से अपना पोषण ग्रहण करता है। ठीक है। इसी का ख प्रश्न हमारे सामने है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कीटभक्षी पादप, अगर वहां आप लोगों ने अच्छी तरह देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, पिचर पादप या गुलाब। तो अभी अभी मैंने बताया था कि कीटों को पकड़कर, कीट जब उस पादप के अंदर चले जाते हैं तो वो पादप की जो पत्ती होती है
उसका क्या कर जाती है, भक्षण कर जाती है। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का आंसर क्या हो जाएगा, घटपर्णी या पिच्चर पादप इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा बिंदु जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, 9वां प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। यानी कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्द से मिलान करना है किसी भी तरीके से। अब जैसे हम बात करें पहले क की, कि क पर दिया हुआ है क्लोरोफिल। अब हम इधर वाले बी वाले ऑप्शनों में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल से रिलेटेड कोई शब्द हमें दिख रहा है, तो वो है चौथे नंबर पे पत्ती। यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। तो हम ए को नंबर 4 से मिला सकते हैं। ख की बात करें नाइट्रोजन की, तो देखिए नाइट्रोजन का निर्माण या स्थिरीकरण की बात करें तो कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं। तो ख को हम मिला देंगे 1 नंबर से। तीसरा जो प्रश्न है उसमें ग दे रखा है अमरबेल। अब अमरबेल कैसा पादप है, तो हम कह सकते हैं कि अमरबेल परजीवी पादप है, तो इसको हम 5 से मिला सकते हैं। जंतुओं की बात करें तो जंतु कैसे होते हैं भाई, परपोषित होते हैं, तो इसको हम 2 नंबर से मिला देंगे। और 5वां है एड है कीट भक्षी, तो जो बचा है उसको मिला देंगे। और हमें पता भी है कि घटपर्णी पादप जो होते हैं, पिच्चर पादप जिसको हम कहते हैं, ये कीट भक्षी होते हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं। अब इन सब के आंसर तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसको नोटबुक में करना कैसे है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को नोटबुक में करना है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इस मिलान को हटाऊंगा। अब देखिए जैसे नोटबुक में जब आप करोगे तो ऐसे ही पूरी सारणी बनानी है आप लोगों को। इधर कॉलम ए लिखोगे, इधर कॉलम बी लिखोगे, इधर 5 के नाम लिखोगे, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतुर, कीटभक्षी, ठीक है। और इसके बाद में अब आप आओगे कॉलम बी पर। अब इधर जो लिखोगे आप, वो जो आंसर मिला है उस हिसाब से उसी के सामने उसका आंसर लिखोगे। अब जैसे क्लोरोफिल के सामने आपको कौन सा लिखना है, क्लोरोफिल के सामने आप लिखोगे यहां पर 4 नंबर डाल के क्या लिखोगे, पत्ती लिखोगे। तब जाके आप लोग कॉपी में, नोटबुक में इनको सही कर पाओगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के सामने 1 लिख के क्या लिखोगे, जीवाणु। अमरबेल के सामने 5 लिख के आप लिखोगे, परजीवी। जंतु के सामने 2 लिख के आप लिखोगे, परपोषित। और कीट भक्षी के सामने 3 लिखकर आप लिखोगे, 3 अंकित करके आप लिखोगे घटपर्णी या पिच्चर पादप। इस प्रकार अगर व्यवस्थित करके आप इधर कॉलम ए के सामने उसका उत्तर कॉलम बी में लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग करोगे क्या, जैसे कॉपी में ऐसे करते हो, क्लोरोफिल को पत्ती से मिला दिया, नाइट्रोजन को जीवाणु से मिला दिया, अमरबेल को परजीवी से मिला दिया, जंतु को परपोषी से मिला दिया और कीट पक्षी को घटपर्णी से मिला दिया। तो ऐसे अगर आप कॉपी में करते हो तो ये लाइनें जो कटी हुई दिखती है ये थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती, और जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने में भी दोबारा जब आप रिवाइज करोगे उस कॉपी में से तब भी आप लोगों को थोड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए जैसे मैंने कहा है, इसके सामने इसका आंसर, इसके सामने इसका आंसर, ऐसे आप लोगों करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला 10वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। इनमें से हमें देखना है कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। जो सत्य है उसके सामने सत्य लिखना है और जो गलत है उसके सामने असत्य लिखना है। देखिए पहला हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये तो बिल्कुल गलत है। अभी अभी हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है।
जबकि मुक्त कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। तो इस हिसाब से तो ये तो गलत हो गया। तो ये पहला क क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। नहीं भाई, स्वयं जो भोजन संश्लेषित करते हैं वो तो स्वपोषी होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बी भी क्या हो गया, जो ख है वो भी असत्य हो गया। तीसरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है प्रोटीन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रोटीन नहीं है। तो हाँ, नहीं है प्रोटीन। गए देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल, सौर ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखिए, आप आंसर में भी देख पा रहे होंगे, पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा और चौथा दोनों सत्य हो गए। इस प्रकार इनको अपन देख सकते हैं। और अगर चैप्टर हमने कंप्लीटली पढ़ा होगा ध्यान से, तो इनको हम तुरंत आंसर दे सकते हैं कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। यानी पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो ये CO2 किस भाग से लेते हैं, देखिए, पहला है मूल रोम, दूसरा रंध्र, तीसरा पर्णशिराएं और चौथा बाह्य दल। तो आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण की विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, और अभी मैंने भी समझाई थी, एक प्रश्न का उत्तर आया था प्रकाश संश्लेषण। तो वहां पर मैंने बताया था कि गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। तो यहां पर आंसर भी क्या हो जाएगा, ख, रंध्र आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। यानी वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्राप्त करते हैं, वह पौधे का भाग कौन सा होता है। अभी जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो उसका आंसर हमने देखा रंध्र था। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। इस प्रश्न को हम देखते हैं कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा है। तो इसमें देखिए, पहला जड़ है, दूसरा तना, तीसरा पुष्प और चौथा पत्तियां। तो हमें पता है कि पौधे पत्तियों द्वारा ही CO2, O2 गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा। इस प्रकार इस चैप्टर के संपूर्ण प्रश्नोत्तर जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको बताइए कि इस चैनल पर 7th क्लास साइंस NCERT साइंस जो है उसके भी वीडियोज अपलोड होने लग गए हैं, उसके भी प्रश्नोत्तर आप लोगों को इस चैनल पर मिल सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस चैनल पर आने वाले जो वीडियो हैं आप लोगों के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक जरूर करिए। क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, 3 ऑप्शन में से ऊपर ही ऊपर एक ALL ऑल वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले आप देखें तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ही होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर से इनको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.